नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस हफ्ते हम फिर से बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ में तेजस्वी यादव भी है आरजेडी के और महागठबंधन के बाकी सहयोगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर है। प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। तो इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसका आकलन करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी न्यूज़ के संपादक सतीश कुमार, पूर्व संपादक सतीश कुमार सिंह। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। सतीश जी, हमारे दर्शकों को आपके जो आकलन है उसका बड़ा इंतजार रहता है। लोग मतलब दोनों तरफ की टिप्पणी करते हैं आपके बारे में, लेकिन लोगों को इंतजार रहता है कि आप क्या कहते हैं। तो अब जब ये सतीश जी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं 16 दिन के लिए, 14 दिन सड़क पर रहेंगे, इसका एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा से कोई इनकी किस्मत पलटेगी क्या? देखिए, एसआईआर जब तक शुरू नहीं हुआ था मिलिंद जी, तो बहुत जो टक्कर था वो लगभग बराबरी का था। लेकिन एसआईआर गलत या सही जो हुआ, उसके बाद ये जब सड़क पर है और ये वोट चोरी आदि आदि का एक आंदोलन बना दिया इन्होंने। और उससे भी पहले अगर सामाजिक समीकरण में देखे तो महागठबंधन कमजोर तो था नहीं। यही था कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में पटेगा, तेजस्वी को मानेंगे, क्या होगा नहीं होगा। और एनडीए जो है एक सॉलिड मतलब ग्रुप है, प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार है, खजाना है। तो वो स्थिति थी पहले, लेकिन एसआईआर के और ये वोट यात्रा के बाद माहौल निश्चित रूप से मुझे क्यों लगता है कि ये महागठबंधन के पक्ष में है। क्यों? क्यों? एक तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई एसआईआर एकाएक हुआ क्यों, जब पहले मतदाता पुनरीक्षण एक बार हो ही गया था और उसमें तरह तरह की चीजें निकल रही हैं। देखिए, बिहार एक त्रस्त समाज है। वहां पर बेरोजगारी एकदम इमरजेंसी है। हर आदमी 10-5 रुपए के लिए इधर उधर भाग रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। जब 2020 को पैमाना माने, विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो उसमें तेजस्वी यादव ने एकदम से सरकार ही बना ली थी। तो इस बार ऐसा क्या है कि जो उनके पक्ष में नहीं है? ऐसा तो कुछ नया नहीं है। और अभी राहुल गांधी का जो भी कहिए, उनका संगठन नहीं है वहां, कुछ भी है, लेकिन उसमें एमवाई समीकरण में अगर वो दलित भाइयों का या फिर कुछ कांग्रेस भाइयों का या कुछ नए वोट जोड़ देते हैं और एक ट्रैक्शन दे देते हैं, और प्लस जो महागठबंधन है उसमें चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो चाहे बाकी हो, सब इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है कि माहौल, समीकरण, परसेंटेज ऑफ वोट बैंक आदि आदि मिला के ये इनके पक्ष में जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सतीश जी, आपने कहा कि 2020 में और अब क्या फ़र्क है? तो एक फ़र्क मैं आपको ये बता दूँ कि 2020 में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो जो उनका वोट बैंक है उससे इतर भी लोग उनसे जुड़े थे, ख़ास करके युवा लोग, मतलब बाकी समाज के भी लोग, जो सिर्फ़ उनके मुस्लिम यादव समर्थक नहीं थे, और लोग भी जुड़े थे। तो इस बार वो काम क्या वोट अधिकार यात्रा या एसआईआर कर पाएगा क्या? क्योंकि जब मैं पटना में था पिछले हफ्ते, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि जिसका वोट कट गया है उससे बाकी वोटर को क्या मतलब है? जिसका वोटर, तो वो क्यों वोट डालेगा महागठबंधन को अगर ये एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं? तो क्या ये एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि बहुत तकनीकी मामला है, लोगों को सीधे समझाना मुश्किल है, बल्कि हमने तो कुछ लोगों से बात की जो उस यात्रा में आए थे बिहार तक में, तो उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि एसआईआर क्या है। तो आपको लगता है, जो आप कह रहे हैं कि 2020 और 25 एक जैसा है, तो इस बार नौकरी वाला जो वादा था वो नहीं है महागठबंधन के पास या तेजस्वी के पास, तब भी आप क्यों कह रहे हैं कि माहौल उनके पक्ष में है? देखिए, 2020 से नौकरियां बढ़ी तो नहीं है। और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी और ये तेजस्वी भी करेंगे। देखिए, रोजगार गलत या सही, छोटे मोटे रोजगार नौकरी देना, इसका गलत या सही अपने से उन्होंने इसका अपने ऊपर ले लिया।
तो तेजस्वी यादव का रोजगार से नाम जुड़ता है, भले ही नीतीश जी ने भी दिए हो रोजगार, लेकिन क्या है कि वो रोजगार का मुद्दा तो वहां बराबर का मुद्दा है। और इस बार मैं कह रहा हूं कि जो माहौल है, तो आपको क्या लग रहा है एसआईआर का जो ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वोट का जो मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो खाली उसी तक सीमित तो है नहीं। भाषणों में मैं तो देख रहा हूं कि वो सब मुद्दे उठा रहे हैं। एक बात यह है, दूसरा जो आपने एसआईआर का मुद्दा कहा, जी हाँ तकनीकी मुद्दा है, लेकिन बिहार की जनता तकनीकी रूप से नहीं समझती, सीधे सीधे समझती है कि मेरा वोट में नाम था तो कटा, या कटा तो जुड़ा, या मेरा वोट का अगर वोटिंग कट जाएगा तो उसके बाद जो है ये राशन आदि का ये लोग मुद्दा तो बना देंगे ना। विपक्ष जो है, जो चैलेंजर होता है, वो तरह तरह से मुद्दे को खड़ा कर देता है, और वो मुद्दा जो मुद्दा वाला चीज है वो अभी महागठबंधन के पक्ष में है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि एनडीए एकदम से कमजोर है, लेकिन जो एक एनडीए है ना, वो कोलिशन है नेताओं का कोलिशन है, और इसमें बिजली बिजली फ्री उरी दी जा रही है, लेकिन नीतीश जी को ही तो करंट लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि हैं किधर, क्या करेंगे, क्या उनका भविष्य नहीं है। तो ये माहौल जो है मोटे तौर पर अभी देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या क्या करते हैं, और फ्रीबीज तो बटेंगे ही, और कुछ ऐसा इनके पक्ष में मुझे नया नहीं दिख रहा है एनडीए के पक्ष में। नहीं, सतीश जी, जो आप कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वादा विपक्ष ने किया था, मतलब महागठबंधन ने जनवरी से लेकर, कि भाई हम 200 यूनिट बिजली देंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट दे दी। उन्होंने जो कहा कि अब वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो इन्होंने भी बढ़ा दी। जीविका दीदी का भी जो भत्ता है वो भी बढ़ा दिया। अब तो ये भी बात हो रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में महिलाओं को भी माई बहन योजना की तर्ज पे कुछ पैसे और दे दिए जाए। तो बिजली से हर परिवार की करीब-करीब, मुझे जो बताया गया कि 1000 रुपये की बचत हो रही है हर परिवार की। तो बिहार के मतलब जो 1 करोड़ 90 लाख लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ 67 लाख लोगों को तो कोई बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। तो ये जो फ्रीबीज़ है, प्लस चिराग पासवान इस बार बीच में नहीं है, मतलब पिछली बार तो वो निर्दलीय लड़े थे जिन्होंने जेडीयू को निशान किया था। इस बार वो जो है एनडीए के साथ में है। तो ये कहना कि महागठबंधन का माहौल है, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कई कारण गिनाए क्यों माहौल है, पहले ही बताए, क्योंकि एक ट्रैक्शन होता है, एक माहौल होता है, मेरी समझ से कई चीजों को लेकर, चाहे सामाजिक समीकरण को लेकर हो, वोट बैंक को लेकर हो, माहौल को लेकर हो, लोगों की अपेक्षाओं को लेकर हो, नीतीश जी के इमेजरी की बात हो, है कहाँ, वगैरह वगैरह। और इस प्रकार से बिहार देखिए, उसको मिले कुछ ना, लेकिन वहां का जो वोटर है ना, वो राष्ट्रीय राजनीति ही करता रहता है, तो वो माहौल से भी प्रभावित होता है। मैं मानता हूं आपकी बात कि फ्रीबीज का असर होता है खास तौर से गरीब राज्य में, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो उसका फायदा कितना ही लोग ले पाएंगे ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बिहार का आदमी अभी मेरे ख्याल से वो अवसर खोज रहा है, कमाई खोज रहा है। फायदा होगा एनडीए को इससे, लेकिन कितना होगा ये बहुत मुश्किल है। सामाजिक समीकरण की बात की मैंने, आप सामाजिक समीकरण में एक चीज देखिए, जो एक बहुत बुनियादी फर्क आया है, वो ये आया है कि कांग्रेस एक विकलांग सी पार्टी थी 2020, कम से कम नैरेटिव में, कम से कम बोल में, कम से कम सड़क पर, इस बार वो गौन नहीं है। और वो गौन अगर नहीं है, और जिस प्रकार से वो वोटों को टारगेट कर रहे हैं, भले उनका भी संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो दलित वर्ग है, या कुछ जो परंपरागत कांग्रेसी वोट रहे हैं, वो अगर वो जुड़ जाते हैं, जिससे तेजस्वी को फायदा होगा, भले ही कांग्रेस को फायदा ना हो। तो मैं इस आधार पे कह रहा हूं, और मैंने ये भी कहा कि एनडीए के पास जो बाकी दलों के नेता हैं, वो जाति वाले नेता हैं, और जाति के नेता का मतलब ये नहीं है कि सारा जाति के लोग उसी के पीछे आए, तो वो एक रैगटैग कोalition बन जाता है। नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते ही बिहार में कूदती, वो चाहती है, एक तरह से वो चाहती है कि नीतीश जी से आगे चला जाए, छुटकारा मिले, लेकिन नीतीश जी की जो इमेजरी है, उनकी उपस्थिति है, वो सवालों में है कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है। और दूसरी बात एक और,
कि भाई नीतीश जी ही अंततः क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन ठिकाना है नहीं। क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, बिहार में इस बार निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों का, पिछड़े वोटों का भी एक कंसोलिडेशन होगा। और उसमें अगर एम वाई में डी अगर जुड़ जा रहा है और बाकी पार्टियां भी जुड़ जा रही हैं जो पार्टियां हैं, तो इससे दलित सारा मिलके एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। नहीं तो दलित तो पासवान भी है ना, वो भी तो मतलब इस बार एनडीए के साथ में है। कह रहा हूं कि वो तो पहले भी थे, वो जब भी 2020 में भी थे। 2020 में एनडीए में नहीं थे चिराग पासवान, वो निर्दलीय लड़े थे। वो कहने के लिए नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से 43 सीट पर नीतीश जी लाए गए, उसमें जी। प्रमुख योगदान जो है इनकी पार्टी का था, चिराग पासवान का। और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के हवा भरने से ही वो थे वहां। तो जी। इसलिए वो माना जाएगा यही कि वो एनडीए के साथ थे। वो बात नहीं, मैं जो परिवर्तन आया वो मैं ये कह रहा हूं कि जो दलित वोट है, महादलित वोट है, उस वोट में निश्चित रूप से कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। भले उसका फायदा उसको ना मिले, लेकिन एक वोट भी काटेगा पासवान का, चाहे एक वोट काटेगा मांझी का, और तो वो वोट जुड़ेगा ना। आप एक चीज देखिए ना, मैं उत्तर प्रदेश का देखता हूँ, क्या हुआ 2024 के चुनाव में। क्या ये इससे इनकार किया जा सकता है कि दलित वोटों का कोई जो है मूवमेंट इधर इन आईएनडीआई अलायंस सपा कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं टोटल, लेकिन हुआ, और जबरदस्त हुआ। और होने से पूरा जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट गया। तो क्या होता है कि अब जबकि नीतीश जी का भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, कोई बयान नहीं आता है, क्या है, कौन सी चीज होगी आगे, उसमें ये बाला वोटर जो है, दलित, महादलित और जो पिछड़ा है, जो जिसको एमबीसी कहते हैं, वो भी डोले हुए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक और बात, प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है कि बदले हुए परिस्थितियों में प्रशांत किशोर किसका वोट काट सकते हैं, खास तौर से अर्बन सीटों पे? या अर्बन सीटों पे भी नहीं, अगर रूरल सीटों, सेमी रूरल, सेमी अर्बन सीटों पर भी जाएं, तो ज्यादा वो अगड़े वर्ग का वोट काटेंगे। और अगड़ा वर्ग अब तक एक जबरदस्त 100% वाला स्थिति है, जो वोट बैंक बीजेपी के साथ था। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, वो महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो सी वोटर का एक मंथली ट्रैकर चल रहा है, उसमें पिछले 3-4 महीनों में प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर का जो उनको पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। वो वोट मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। उनको मुख्यमंत्री के तौर पे 20% से अधिक लोग जो है पसंद कर रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग सिर्फ एनडीए का ही वोट काटेंगे, वो तो हो सकता है कि महागठबंधन का भी वोट काटें। देखिए, महागठबंधन का प्रशांत किशोर मेरे असेसमेंट में वोट कम काटेंगे। और प्रशांत किशोर अगर ऐसा आंधी बनते तो आज वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते। मैं मानता हूं कि बहुत सिस्टमैटिक है, मैनेजमेंट उनका अच्छा है, रिसोर्सेस भी है, मेहनत भी की है, सब कुछ है। लेकिन अंततः जब बात आएगी तो इस बार पोलराइज्ड इलेक्शन ही होगा। अब पोलराइज्ड इलेक्शन में एकदम मान के चलिए कि प्रशांत किशोर इस बार चिराग पासवान वाला काम करेंगे। और मुझे, मेरा असेसमेंट है कि वो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे अर्बन सीटों पर या सेमी अर्बन सीटों। जी सतीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सतीश कुमार सिंह, जिन्होंने कि जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना आकलन प्रस्तुत किया। सतीश जी ने 2 बातें मुख्य रूप से कही है कि महागठबंधन का पलड़ा उनकी नज़र में भारी है, और वो ये बात 2 तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। पहली बात सतीश जी का ये कहना है कि जो एमवाई है, मतलब मुस्लिम और यादव जो वोट माना जाता है कांग्रेस आरजेडी का, उसमें इस बार डी जुड़ सकता है। राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं उससे दलित वोट भी कुछ हद तक आ सकता है और वो बाजी पलट सकता है। दूसरी बात सतीश जी का कहना यह है कि एक तरफ तो महागठबंधन में दलित वोट जुड़ सकता है, और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर, उनका आकलन यह है कि
एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जो भूमिका चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में निभाई थी, वो इस बार प्रशांत किशोर निभा सकते हैं, जिस तरह से जेडीयू की सीटें पिछली बार कम हुई थी। हालांकि ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चिराग पासवान इस बार निर्दलीय नहीं है, मतलब वो एनडीए का हिस्सा है और उनके पास भी करीब 5 से 6% वोट है। बहरहाल इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम आपसे लगातार इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे। लोग आपकी राय सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भी 2 महीने का वक्त है। तब तक हम इसी तरह से हर सप्ताह बातचीत करते रहेंगे। एक बार फिर से ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।